अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स। और आज हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हमने सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोसेस डिटेल से स्टडी किया था और उसकी जो कई स्टेजेस थी, जिसमें रिक्वायरमेंट्स की स्टेज, डिज़ाइन की स्टेज, सब सिस्टम डेवलपमेंट की स्टेज, इंटीग्रेट टू द ऑल सब सिस्टम्स, उसके बाद सिस्टम इंस्टॉलेशन, सिस्टम ऑपरेशन, सिस्टम डी कमीशनिंग जो है वो हमने स्टडी की। और इनके अंदर जो बेसिक फैक्टर्स थे या हर स्टेज के ऊपर अगर कोई इशू रेज़ हो सकता है तो उसको भी हमने इस स्टेज के ऊपर हाईलाइट किया था ताकि आप बेहतर तौर पर इसको समझ सकें। हमने डायग्राम भी देखे थे इसके, तो डायग्राम भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं और इनके जो एक एक स्टेज है वो भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं ताकि पेपर में और एज सच एज यूल रियल लाइफ के अंदर भी आपको इन तमाम स्टेजेस का पता होना चाहिए। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात हम आप करेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है वो बनाना इटसेल्फ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको डेवलपमेंट के दौरान मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कंसर्न विद द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड ensuring that software is delivered on time, on schedule, and in accordance with the requirement of the organization developing and procuring the software। के सॉफ्टवेयर्स बनाने के अमल के अंदर या डेवलपमेंट के दौरान हमें ये चीज़ देखनी है कि क्या हमारे सॉफ्टवेयर की जो प्रोग्रेस है वो हमारी जो डेडलाइन है फॉर द रिलीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर, जब हम वो सॉफ्टवेयर क्लाइंट को देंगे तो उस हिसाब से चल रही है प्रोग्रेस। क्या हम ये सॉफ्टवेयर जो हमने डेडलाइन प्रपोज की है उसको उस डेडलाइन के मुताबिक डिलीवर करेंगे? हमारे तमाम जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं सॉफ्टवेयर की वो वक्त पे हो रही हैं, उनके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो टाइमली काम कर रहे हैं, और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हमें मिली हैं क्या उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम हो रहा है? जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे ऑर्गेनाइजेशन के कि हम हर प्रोजेक्ट के अंदर इनको फॉलो करेंगे, क्या उनको फॉलो किया जा रहा है? इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये बहुत ज़रूरी फेस है, ये बहुत ज़रूरी एक्टिविटी है जो कि डेवलपमेंट के दौरान हमने ये चेक करना है। अगर हमने ये चेक ना किया तो ना तो कभी हम सॉफ्टवेयर उस क्लाइंट को दे पाएंगे टाइम पे और ना ही उस क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नीडेड बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू बजट एंड स्केड्यूल कंस्ट्रेंट दैट आर set by organization developing the software। कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायर्ड बजट के अंदर, प्रपोज स्केड्यूल के अंदर, प्रपोज डेडलाइन के अंदर कंप्लीट हो पाए। और ये सिर्फ कह देना कि जी हो जाएगा काम तो नहीं होगा, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर हमें हिसाब किताब रखना पड़ेगा, तभी हम ये चीज़ मैनेज कर पाएंगे। यहाँ अब मैं अगर बात करूँ कि सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट डिस्ट्रक्शन क्या है, कि प्रोजेक्ट इज़ द टेंजिबल
कि एक तो प्रोजेक्ट जो है इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट होता है वो कोई ऐसे फिज़िकल चीज़ तो नहीं बना रहे ना। जैसे कोई गाड़ी बना रहे हैं आप, तो गाड़ी बनाते हुए तो हमें पता है कि ये जनाब जी इतने % मुकम्मल हो गई है, ये हमारे सामने ये इसका स्ट्रक्चर भी पड़ा है, गाड़ी के पार्ट्स भी पड़े हैं, ये पता है हमें इसकी ये विंडो लगानी है, इसकी ये व्हील लगाने हैं, इसकी ये इंजन लगाना है। ये सारी चीज़ें फ़िज़िकल हो रही हैं, इसलिए हम उसका हिसाब किताब भी बड़ी आसानी से रख पाते हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, ये तो इंटेंजिबल है, ये तो सारा इंटेलेक्चुअल वर्क हो रहा है और इस चीज़ का अंदाज़ा भी लगाना बाज़ औक़ात कभी मुश्किल होता है कि जी आपने कितना काम कर लिया और कितना रहता है। द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एंड द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विद द सेम स्टेटस। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एग्जांपल दी, इनमें रिकग्नाइज करना बहुत मतलब ईजी होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। ये कोई इस तरह का प्रोसेस नहीं है कि जो स्टैंडर्डाइज्ड हो, जैसे नॉर्मली जैसे मैंने कहा दूसरे इंजीनियरिंग में होता है। मैनी प्रोजेक्ट्स आर द ऑन ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें ये अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि किस तरीके से जो है वो सारी सिनेरियोज चल सकें। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, प्रपोजल राइटिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड स्केजुलिंग, project costing, project monitoring and reviews, personnel selection and evaluation, report writing and presentation। तो ये एक्टिविटीज़ हैं, इनको वन बाय वन हम देखते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट कॉमनैलिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं। These activities are not peculiar to software management. Many techniques and engineering project management are equally एप्लीकेबल टू द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जैसे दूसरी इंजीनियरिंग कंपनीज़ के अंदर या इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं तो वही एक्टिविटीज़ हमें यहाँ करनी पड़ सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हों जो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर से ही रेलिवेंट हों, मैनेजमेंट से वो वहाँ पे ना इस्तेमाल होती हों। तो ये भी हो सकता है कुछ कॉमन होंगी एक्टिविटीज़ और कुछ कॉमन नहीं होंगी। सबसे पहला जो फेस होता है उसको कहते हैं प्रोजेक्ट स्टाफिंग। मे नॉट बी पॉसिबल अपॉइंट द आइडियल पीपल टू वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। ये अगर आप कहें कि जी मैं एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अपनी पसंद के लोग, यानी आइडियल, अपनी पसंद का मतलब ये है कि उस प्रोजेक्ट के हवाले से आइडियल लोग हों। ये नहीं है कि सिर्फ मेरी अपनी ज़ाती पसंद उसमें शामिल हो। तो मैं ऐसा ही नहीं कर सकता कि जी मैं आइडियल लोग सारे लेके आऊँ। ऐसा हो सकता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ कि आइडियल लोग ज़्यादा से ज़्यादा हों ताकि प्रोजेक्ट की एक्टिविटी बेहतर हो। तो प्रोजेक्ट के अंदर वो लोग अपॉइंट करना, उन लोगों को रिक्रूट करना, ये फेस जो होता है इसको प्रोजेक्ट स्टाफिंग कहते हैं। प्रोजेक्ट बजट में नॉट अलाउ फॉर द यूज़ द हाईली पेड स्टाफ। आपका बजट लिमिटेड होता है प्रोजेक्ट का। ऐसा नहीं हो सकता कि उस सारे बजट जो है वो एक बंदे को दे दें आप। ज़ाहिर है आपने उस बजट को मैनेज करना है तो आप हाईली पेड स्टाफ भी नहीं रख सकते सारा। दूसरा, स्टाफ विद अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस में नॉट बी द अवेलेबल। जिन लोगों से आपका वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सकता है और ज़्यादा फास्टली हो सकता है, या जो वो टेक्निकल कम्पिटेंट लोग हैं, शायद वो एक्सपीरियंस के लोग आपको मार्केट में मिले ही ना, या उस लेवल के ना मिलें जिससे जो लेवल आपको चाहिए। तीसरा, एन ऑर्गेनाइजेशन में विश टू डेवलप द एम्प्लॉय स्किल्स ऑन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। कि ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन तो ये चाहती है कि आपके पास मतलब ऐसे लोग आएँ जो कि डेवलपमेंट स्किल्स ज़्यादा हों। तो ये आप चाह सकते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन है या नहीं है ये तो हमें आगे चल के पता चलेगा जब लोग आप रखेंगे और वो लोग काम करेंगे। Managers have to work within these constraints, especially when there are shortage of the trained staff। ऐसा हो सकता है कि एक ये प्रॉब्लम सामने आए कि आपके पास जो लोग हैं वो कम हों या शॉर्टेज हो उनकी, एंड मतलब लिमिटेड टाइम के लिए या एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो ये एक प्रोजेक्ट स्टाफिंग काफ़ी
क्रिटिकल टास्क होता है और चैलेंजिंग टास्क होता है फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए कि वो इतने काबिल और एक्सपीरियंस लोग रख पाती है जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी आइडियल साबित हो सकते हैं। और ऊपर मैंने शुरू में ये चीज़ आपको बता दी थी कि ये पॉसिबल नहीं होता कि आप आइडियल लोग रख सकें। दूसरा जो फेस होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो प्रोजेक्ट प्लानिंग। जब स्टाफिंग मुकम्मल हो जाए तो फिर प्लानिंग की जाती है कि प्रॉबली द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा टाइम इसी एक्टिविटी पे लगता है क्योंकि प्लान बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है और ये उसमें फिर ये ख्याल रखना कि प्लान में हर चीज़ कैप्चर हो चुकी है या नहीं हुई, ये और फिर अपने अंदर बहुत मुश्किल चीज़ है। कंटिन्यूस एक्टिविटी फ्रॉम इनिशियल कंसेप्ट थ्रू आउट द सिस्टम डिलीवरी, प्लान मस्ट बी रेगुलरली रिवाइज्ड एज न्यू इन्फॉर्मेशन बिकम्स अवेलेबल। बार बार आप ये चीज़ शुरू से लेके आखिर तक ये सामने लेके आते हैं और इस प्लान को सामने रखा जाता है क्योंकि इसमें शुरू से लेके आखिर तक का तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी स्केड्यूल होती है और मैनेजमेंट होती है। उसके बाद प्लान रिव्यू किए जा सकते हैं रेगुलरली बेस पे ऊपर, शायद उसमें कोई चेंज आ जाए और नई इन्फॉर्मेशन आ जाए, उसको इसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ जाए, तो ऐसा हो सकता है। वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान में बी डेवलप टू द सपोर्ट द मेन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान दैट इज़ कंसर्न विद द स्केड्यूल एंड बजट। अब इस के अंदर वही बात है कि प्लान इस तरह बनाया जाता है कि आपका जो बजट है और जो स्केड्यूल है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए आपका प्रोजेक्ट। ऐसा प्लान तो आप नहीं बनाना चाहेंगे कि जी बजट से वो बढ़ जाए आपका प्रोजेक्ट और जो डेडलाइन आपने क्लाइंट को दी थी उस डेडलाइन के बाद कहीं डिलीवर हो, लेट डिलीवर हो, ऐसा प्लान तो आप नहीं बनाना चाहेंगे। तो बेसिकली प्लान बनाना मकसद ही यही है कि ये चीज़ें बजट मतलब जो हमारा है उसके अंदर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो और विद इन टाइम के अंदर हम डिलीवर करें, तभी वो प्लान कामयाब होगा, अदरवाइज़ तो वो प्लान ही कामयाब नहीं है। तो कितनी तरह के प्लान होते हैं? बेसिकली कई तरह के होते हैं जिसमें क्वालिटी प्लान, वैलिडेशन प्लान, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान, मेंटेनेंस प्लान, स्टाफ डेवलपमेंट प्लान। तो बेसिकली इनको हम आगे चल के भी डिटेल से स्टडी करेंगे। क्वालिटी प्लान में बेसिकली जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो आप एक्सेप्ट करते हैं बल्कि लागू करते हैं अपने प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के अंदर, उसके अंदर क्वालिटी प्लान के अंदर हम वो चीज़ें देखते हैं कि कौन से स्टैंडर्ड्स हैं और किन प्रोसीजर्स को हमने अप्लाई करना है, ताकि हम बाद में चेक कर सकें कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या जो डेवलपमेंट हमारी हो रही है वो उन क्वालिटी प्रोसीजर्स के मुताबिक हो रही है या स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो रही है या उनके बरअक्स हो रही है। वैलिडेशन प्लान डिस्क्राइब द अप्रोचेस एंड रिसोर्सेज एंड स्केड्यूल यूज़ द सिस्टम वैलिडेशन। इसमें बेसिकली हम वो प्लान बनाते हैं कि जब सिस्टम बन जाएगा तो हम उसको वैलिडेट कैसे करेंगे, और रिसोर्सेज कौन सी उस पर लगाएंगे, क्या उसका स्केड्यूल होगा वैलिडेट करने का, कौन सी अप्रोच यूज़ करेंगे, ये चीज़ हम वैलिडेशन प्लान में तय करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसीजर स्ट्रक्चरल टू बी यूज्ड। अब ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पूरा चैप्टर है जो हम आगे चल के इस कोर्स के लास्ट में कहीं जाके पढ़ेंगे, तो वहीं पे ही मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बता सकता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बारे में। बेसिकली इसमें जो प्रोडक्ट में कोई मेंटेनेंस आती है या चेंज आता है उसका प्लान किया जाता है, वर्जन्स वगैरह चेंज होते हैं वक्त के साथ साथ, उसका प्लान किया जाता है। मेंटेनेंस प्लान भी उसी से रेलेवेंट है कि बाद में साल के बाद प्रेडिक्ट किया जाता है कि कब मेंटेनेंस होगी इस सॉफ्टवेयर की, उस पर कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी एफर्ट लगेगी, ये चीज़ पहले से प्लान की जाती है और फिर उसको उसके मुताबिक ही लॉन्च किया जाएगा। आखिरी जो है वो स्टाफ डेवलपमेंट प्लान है। इसमें बुनियादी तौर पर डिस्क्राइब द हाउ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोजेक्ट मेंबर्स विल बी डेवलप्ड, कि कौन कौन से लोग इस सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, प्रोजेक्ट को बनाएंगे, कौन कौन से लोग काम करेंगे। यानी जो हमने स्टाफिंग की है उनमें से अब जो लोग हमने रखे हैं उनको कैसे रखना है, कौन कौन से उनको टास्क देने हैं, किस तरह देने हैं, क्या उनकी एक्सपीरियंस हमें चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें इस स्टेज के ऊपर चाहिए होंगी और इनके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। उसके बाद
नेक्स्ट जो चीज़ है वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस। अब ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है एक कंडीशनल फॉर्म में। एस्टैब्लिश द प्रोजेक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स, प्रोजेक्ट की तक कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, यानी कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस। उसके बाद मेक इनिशियल असेसमेंट फॉर द प्रोजेक्ट पैरामीटर्स, शुरू में असेसमेंट्स करते हैं, ये प्रोडिक्शंस करते हैं या अजम्पशंस करते हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, पैरामीटर्स को सामने रख के। उसके बाद जो प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स हैं और डिलीवरेबल्स हैं उनको डिफ़ाइन करना कि प्रोजेक्ट के क्या गोल्स होंगे, क्या माइलस्टोन होंगे और डिलीवर क्या करेंगे हम। उसके बाद ये अब लूप आपके सामने लगा हुआ है, वाइल लूप, और जब तक प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो जाता ये, या आप ख़ुद उसको क्विट नहीं कर देते, तब तक ये काम होता रहेगा। कौन सा काम? ड्रॉ द प्रोजेक्ट स्केड्यूल, प्रोजेक्ट स्केड्यूल बनाएं, एक्टिविटीज़ को स्केड्यूल के मुताबिक इनिशिएट करें, चलाएं, फिर वेट करें कुछ टाइम के लिए, और फिर प्रोग्रेस रिव्यू करें कि जो एक्टिविटी हो रही है काम उस टाइम के मुताबिक हो रहा है। यानी हमने फ़र्ज़ करें एक एक्टिविटी को 2 हफ्ते दिए हैं, तो ये भी तो चेक करना पड़ता है कि वो एक्टिविटी 2 दिन में उतनी स्पीड के साथ मुकम्मल हो रही है कि 2 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि हम कह दें बस जी 2 हफ्ते में हो जाएगी और फिर हम चेक ही ना करें और 2 हफ्ते के बाद पता चले कि जी वो मुकम्मल ही नहीं हुई, उसको तो 10 दिन और चाहिए या 2 दिन और चाहिए। तो ये साथ साथ जब तक आप प्रोग्रेस जो है वो रिव्यू नहीं करेंगे तब तक आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि आपने कितना काम मुकम्मल कर लिया है और कितना बाकी रहता है। उसके बाद रिवाइज एस्टीमेट प्रोजेक्ट पैरामीटर्स, अगर कोई चेंज करना है तो उसको रिवाइज़ किया जाए। अपडेट प्रोजेक्ट स्केड्यूल, प्रोजेक्ट के स्केड्यूल को अपडेट किया जाए अगर कोई चेंज आया है, यानी कोई अगर एक्टिविटी लेट हो गई है, 1-2 दिन का इशू होता है और ऐसा इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है और फिर उसको फिर रिवाइज़ किया जाता है, फिर रीनिगोशिएट किया जाता है, यानी क्योंकि अब कॉन्स्टेंट्स भी चेंज हो जाएंगे, डिलीवरेबल्स की डेट भी बदल जाएंगी, स्केड्यूल पूरा बदल गया ना। जब पूरा स्केड्यूल बदल जाएगा तो फिर जाहिर है अब उसको नेगोशिएट किया जाए। अगर तो प्रॉब्लम आई है तो फिर टेक्निकल रिव्यू और उसके रिवीजन्स वगैरह देखे जाएं, अदरवाइज़ जाहिर है हम फिर दोबारा उस एक्टिविटी पे काम करेंगे और ये लूप बार बार चलता रहेगा तब तक जब तक आपकी जो प्रोग्रेस है वो जज नहीं हो जाती या नहीं होती। तो इस तरह एक मैंने प्रोग्रामिंग अंदाज में ये चीज़ लिखी है यहाँ पे, तो इससे मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट प्लान सेट आउट्स द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑफ द प्रोजेक्ट, के कितनी रिसोर्सेज चाहिए। दूसरा वर्क ब्रेक डाउन करना है हमने कि जी स्ट्रक्चर बनाना है, स्केड्यूल बनाना है, काम को डिवाइड करना है। और तीसरा काम ए स्केड्यूल फॉर द वर्क, यानी एक स्केड्यूल बनाना है काम करने के लिए कि भाई एक काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ हमें चाहिए। इसके अलावा प्रोजेक्ट प्लान स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन, फिर रिस्क एनालिसिस, उसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या है, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट स्केड्यूल और मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म। तो ये चीज़ें होंगी पूरी एक्टिविटी में, स्ट्रक्चर के अंदर जो हम बनाएंगे उसका प्लान का। एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोजेक्ट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, प्रोड्यूस द टेंजिबल आउटपुट फॉर द मैनेजमेंट टू द जज प्रोसेस। माइलस्टोन आर बी द एंड पॉइंट ऑफ द प्रोसेस एक्टिविटी, कि जो आपने माइलस्टोन तय किए थे उसके मुताबिक प्रोसेस एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही। डिलीवरेबल्स चेक करना कि हम जो काम कर रहे हैं हमारे काम करने की स्पीड जो है वो डेडलाइन को मैच करती है या नहीं करती। ये अब जाहिर है ये ऐसी चीज़ है जो आप साथ साथ नहीं करेंगे तो फिर काम का पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितना रहता है और कितना, जिसके ऊपर मैं पहले भी काफ़ी बात कर चुका हूँ। द ओवरऑल प्रोसेस अलाउज फॉर द स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन ऑफ द प्रोग्रेस माइलस्टोन। वाटरफॉल जो प्रोसेस है उसके अंदर हम उनकी जो माइलस्टोन है वो देखते हैं हर एक्टिविटी की। ये अब मैंने आपके सामने माइलस्टोन रिक्वायरमेंट प्रोसेस में दिखाया है। एक्टिविटीज़ फिजिबिलिटी स्टडी है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है,
यूज़र या ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है, डिज़ाइन स्टडी है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, और हर मतलब फिजिबिलिटी स्टडी से फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, ये माइलस्टोन है इसका। रिक्वायरमेंट एनालिसिस से यूज़र रिक्वायरमेंट्स एक डॉक्यूमेंट बनता है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट से इवैल्यूएशन रिपोर्ट बनती है, और डिज़ाइन स्टडी से आर्किटेक्चरल डिज़ाइन निकलता है बाहर, और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से सिस्टम रिक्वायरमेंट सामने आती हैं। तो आप ये जब एक्टिविटीज़ करेंगे, इनके अगेंस्ट हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये एक्टिविटी सक्सेसफुल हो पाई है। अगर नहीं हो पाई तो ज़ाहिर है फिर उसके अंदर फिर फर्दर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगला जो फेस होता है वो प्रोजेक्ट स्केजुलिंग का होता है। सेपरेट प्रोजेक्ट इनटू द टास्क एंड एस्टिमेट टाइम एंड रिसोर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। हर प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी टास्क हैं उनको हमने ब्रेक कर देना है, और हर टास्क को हमने टाइम एस्टिमेट करना है कि जी ये टास्क 2 हफ्ते में होगा, ये टास्क 1 हफ्ते में होगा, ये टास्क 2 दिन में होगा। तो इस तरह हमने उनको टाइम भी साथ साथ एलोकेट कर देना है। और इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि MS प्रोजेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, रैशनल रोज़ है, ये डायग्राम्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर भी। लेकिन इस स्टेज के ऊपर भी मैंने बता दिया कि ये वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर्स जो हैं उसमें बनते हैं। ऑर्गेनाइज टास्क कंकरेंटली टू मेक द ऑप्टिमल यूज़ द वर्क फोर्स। ऐसे टास्क होते हैं जो कि पैरेलल होने हों, एक वक्त में सारे होने हों, तो उसके लिए कोई हमारे पास वर्क फोर्स है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास वर्क फोर्स ये है कि एक काम कर ले फिर दूसरा उसके बाद शुरू करे, वो तो इस सिनेरियो में नहीं चल सकती, क्योंकि इस सिनेरियो में तो आपको पैरेलल काम करना पड़ेगा और वर्क फोर्स को इकट्ठा लगाना पड़ेगा। मिनिमाइज द टास्क डिपेंडेंसीज टू अवॉइड द डिलेड काज बाय द वन टास्क वेटिंग फॉर अनदर टू कंप्लीट। कोशिश ये की जाती है कि डिपेंडेंसी को कम किया जाए, ना हो तो ज़्यादा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डिपेंडेंसी बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको। तो डिपेंडेंसी तो रहेगी लेकिन कम किया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि भाई एक काम कर रहे हैं किया जाए और उसकी आउटपुट आएगी तो फिर अगला काम शुरू होगा। तो उसमें शायद इस तरह की अगर चीज़ें हों तो फिर डिलेड आएंगे और उनको हमने अवॉइड करना है, यहाँ तो डिले नहीं आने चाहिए। डिपेंडेंट ऑन द प्रोजेक्ट मैनेजर इंट्यूशंस एंड एक्सपीरियंस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो मैनेजर्स हैं उनके ऊपर मतलब मुकम्मल तौर पर रिलाय करना किया जाए, और वो इस बात को इंश्योर करें कि जो स्केड्यूल है उसके मुताबिक काम हो रहा है। प्रोजेक्ट स्केजुलिंग प्रोसेस क्या होता है? वही कि आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़ जो कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से पता चलेंगी, उसके बाद आइडेंटिफाई द एक्टिविटी डिपेंडेंसीज़। वो जो फ़र्ज़ करें आपने सैकड़ों एक्टिविटीज़ निकाली हैं, उनमें डिपेंडेंसी जिन एक्टिविटीज़ है उनको आइडेंटिफाई करें। हर एक्टिविटी के लिए रिसोर्स जो है उसको एस्टीमेट लगाएं। रिसोर्स मतलब यहाँ पे कोई टाइम उसको कितना लगेगा, लोग कौन कौन से एलोकेट करने हैं, या कोई हार्डवेयर चाहिए या कोई और चीज़ इसको चाहिए तो वो भी एलोकेट करनी है हमने। उसके बाद हम एक्टिविटीज़ लोगों को दे देंगे, फिर प्रोजेक्ट चार्ट बनेगा, और फिर ये बेसिकली दोबारा एस्टीमेट हो सकता है, यहाँ से हम वापस आ सकते हैं, और एक्टिविटी चार्ट और बार चार्ट वगैरह यहाँ बनते हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। एस्टीमेट स्केजुलिंग प्रॉब्लम्स के अंदर आ जाता है कि एस्टीमेशन आपने सही नहीं लगाई। फ़र्ज़ करें आप ये एस्टीमेट कर रहे थे कि जी ये एक्टिविटी 2 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगी। अब आपने शायद लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, आपने ज़्यादा टाइम दे दिया उसको, या कम जितना टाइम दे दिया, काम ज़्यादा था, 2 हफ्ते में नहीं होता था, 3 हफ्ते में होता था, या 16 दिन के अंदर होता था। तो इसलिए हो सकता है कि उसकी वजह से आगे डेडलाइन मीट ना हो। प्रोडक्टिविटी इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन ए टास्क। यानी ऐसा नहीं होता कि लोग काम कर रहे हों तो उससे प्रोडक्टिविटी बिल्कुल दोनों इकट्ठी चलती हैं। हो सकता है उनमें से सारे लोग काम ना कर रहे हों, कोई लेज़ी हो, कोई कैसा हो, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। एडिंग पीपल टू लेट प्रोजेक्ट मेक इट्स लेटर बिकॉज द कम्युनिकेशन ओवरहेड्स। कुछ लोग आपने प्रोजेक्ट के दौरान रखे कहीं आगे चाह के, तो ऐसा हो सकता है कि शुरू में वो लोग थे ही नहीं, उनको प्रोजेक्ट्स की जो नीटी ग्रिटी डिटेल है वो पता ही नहीं है। अब पहले तो वो आएंगे, पहले कम्युनिकेट करेंगे लोगों को, अब हो सकता है कि कम्युनिकेशन ही इतनी अच्छी ना हो उनकी, और इस वजह से उनको ना तो लोगों को समझ आएगी और ना ही फिर वो आगे लोग काम कर सकें।
अनएक्सपेक्टेड ऑलवेज बीन द हैपन्स, ऑलवेज अलाउ कंटीजेंसी इन प्लानिंग। ऐसी चीज़ें होती हैं प्लान के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर जो कि आपने पहले नहीं सोची होती, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सामने आती हैं। कुदरती चीज़ें भी हैं, इसमें देखनी पड़ती हैं, नेचुरल चीज़ें। तो अगर वो सामने आ जाएं तो वो तो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। तो प्लान में थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं, उसकी लचक और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हमें अपने प्लान में रखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो है वो फिर मसाइल आ सकते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, और क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं है। करने को तो किया जा सकता है लेकिन वीडियो बड़ी हो जाती है, इसलिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं यहीं से अगला लेक्चर स्टार्ट करूँगा और फिर हम आगे फर्दर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से एक्टिविटीज़ रह गई हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।